हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारेगी, मगर ऐसा करने के लिए 1 महीने बाद वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए थे, मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुपकर फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक आइडिया इंसान थे। सच्चाई नहीं जानता था कि वह इस हद तक गिरे होंगे, मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे, हमारा जॉइंट फैमिली था, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादा थे, बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी इज्जत करते थे। वो भी हम सब से बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटा नहीं करते थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वह ऐसी थी कि उसे सुनकर अक्सर आप लोग अपनी बहन बेटियों को हमारे घर देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया था। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती थी। बचपन से तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ये अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। यह सिलसिला सालों तक चलता आ रहा था और हर औरत की बात यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती वो 1 महीने के अंदर गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं मानता था। मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस हुआ करती थी। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी के हाथ पकड़कर मैं अपने कमरे में ले गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो वह टेस्ट सब किए, लेकिन टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, फिर भी कुछ नहीं आ रहा था रिपोर्ट में। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते कि तुमने गलत किया है, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसते रहोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, अपने कैसे हाथों से अपनी पत्नी को दूसरों के कमरे में भेज दूं। भले ही वो मेरे दादाजी थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए गैर ही थे और मैं कभी भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था, लोगों की बातों हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम 2 ही थे जिनके सारों से बच्चे नहीं थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी।
मेरी पत्नी अब खोए गुमसुम रहने लगी थी। शायद वो डिप्रेशन में आ गई थी। वो चिड़चिड़ी सी रहती थी और एक दिन उसने खुद ही कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दे। मैं तो उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कि फिर ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा के लिए बच्चे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी हाँ नहीं हुआ था। मैंने उसे डांटकर चुप करवा दिया। अगर बच्चा होगा तो भगवान हमें दे देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिद बढ़ती जा रही थी। कोई उम्मीद नजर नहीं आने की वजह से अंदर ही अंदर कायर होता जा रहा था। जहां बाकी सब के अपनी पत्नियों को टाइम दे दिया करते थे और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया करते, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी हैं। तो मेरी बीबी से भी अगर गुजारे ली तो उसने क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कह दिया कि आज अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है और उसके बाद कुछ भी ना बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया था कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देखूंगा। उसकी रात उसके कमरे में दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने उसे फौरन पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी पत्नी खुशी से पत्नी को भेजा था। अब तो ये बात मुझे भी गलत लगने लगी थी, क्योंकि कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं चुप हो गया। फिर सच के 1 माह बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था कि यह बच्चा मेरा है या नहीं, लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था। लेकिन दिल के अंदर शक खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन अपनी पत्नी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोचा लिया कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसका DNA टेस्ट कराऊंगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूंगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपनी पत्नी को बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होते देखता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाता और मैं ना ठीक तरह के खुश हो पा रहा था और ना ही परेशान। किसी तरह से वो वक्त ख़त्म हुआ और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे दादाजी थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में से उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरी बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आँखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाहों से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियां मना रहा था तो मैं एक दिन चुपके से बच्चे को उठाकर बाहर निकल गया और पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर घूमने जा रहा हूँ और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का DNA टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आनी थी। वो 3 दिन कैसे गुजारे मुझे नहीं मालूम। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल में बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर ये बच्चा मेरा न हुआ तो मैं किस मुँह से इस बच्चे को कबूल करूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा कि जब खुद ही अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़ गया था। मैं रिपोर्ट लेने गया, रिपोर्ट पकड़ते ही मेरा BP हाई हो गया। शायद मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मैं हॉस्पिटल में था।
इसलिए मुझे फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वो सब कुछ यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझे हिम्मत नहीं थी कि वो खोल कर देखूं, उससे क्या होगा। टेस्ट तो मैंने करवा ही लिया था, लेकिन अब खोल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, किसी किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरा दिमाग में भी यही हुआ था। मैं वो रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया, लेकिन 3-4 घंटे गुजारने के बाद मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका। मैं इस रिपोर्ट को खोलकर देखूं, और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया। सुबह ऑफिस जाकर देखूंगा, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं इस राज पर पर्दा ना उठा सकूं, इसलिए 2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ गया ही नहीं। और फिर मेरा ध्यान रिपोर्ट से हट गया, और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढना चाहा तो मुझे नहीं मिली। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे कहीं नहीं मिली। अब मुझे समझ आ गया था, भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज पर पर्दा उठाऊं। इसलिए मैंने जो था वैसा ही उसके बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल हो चुके थे। अब मेरी पत्नी एक बार फिर गर्भवती होगी। वह दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा। इस बार मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा था, तो फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई? और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है? वो खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में गई। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी भी कोई भी काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं इसको दोबारा ले जाकर DNA टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं अपनी लाइब्रेरी चला गया। इसे बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई, और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वो बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा था। अगर वह बच्चा मेरा था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ? और सिर्फ 1 दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था, वो बच्चा मेरा ही था। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू कर दिया। मेरे सारे भाइयों को 2-3 बच्चे थे, लेकिन सबकी बीवियां ने सिर्फ 1 रात दादाजी के कमरे में गुजारी थी। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा था वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों ज़रूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? यह राज जानना अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और अब मैं उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब कुछ होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे यह राज को जानना था, लेकिन कैसे, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता तो दादाजी चुप करवा दिया करते थे और हमेशा ही एक बात कहते कि बेटा, मुश्किल वक्त गुजर चुका है, और मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता था। शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया है, लेकिन कभी समझ न सका कि वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को 1 साल गुजर चुका था और मेरे छोटे भाई की शादी हो गई थी। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है, उसे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी थी तो मैं उन सब के सामने उठकर बाहर निकल गया। सबने यही समझा कि दोस्त की तरफ चला गया है, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कब दादाजी आएंगे, नई दुल्हन कमरे में आएगी। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आ गए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी। उनके आने तक मुझे धैर्य और शांति में इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें आने लगी। यह वही बहस थी जो हर दुल्हन घर में आने के लिए बात होती है, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन दूल्हा के लिए सजाई जाती है, और जब उसे पहली रात ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कह दिया जाता है
तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया। और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर बाथरूम में चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था और वो घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के बाद साथ ही दादाजी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था। उन्होंने वो उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही दुल्हन बेहोश हो गई, यहाँ तक कि वो मुझे पहले से मासूम लग रही थी। मुझे इंतजार था कि अब दादाजी जो करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम पर बिस्तर से लिटा दिया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सारी रात कमरे में बैठा था, वहीं हम सुरत से वक्त निकाला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं अगर दादाजी ने सवाल किया तो उससे मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हुआ ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों में उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात टाल दिया देते थे। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 माह गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब सबको कोई परेशान हो गया था, लेकिन सभी ने इंतजार किया। भगवान की तरफ से देर हो सकती, दादाजी ने कहा। मुझे लगता है यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दादाजी ने कहा, इस घर में कोई इंसान है जो यह राज जान चुका है। अगर ये बात किसी को मालूम न होती तो अब तक बच्ची गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजर चुके थे। दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा, मुझे सब बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है। पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है? क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता और जो आदमी इस राज को जान चुका है उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा सवाल करने में यही सबक था। मैं जानता हूँ, दादाजी ने कहा, बाकी सब जाएं, तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबको जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सच्चाई बता दी। मैं चुपकर सब देख रहा था। उन्होंने कहा, तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी यह राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई इस राज को नहीं जानता। तुम मेरे मरने के बाद यह राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ सबके दिल साफ हो जाए। मैं इस बोझ को अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सवाल किया, ये अब क्या है? आप मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि यही लगता है कि मैं जो दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में एक जादू टोना और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे खानदान में कोई औरत ब्याह कराए तो जादूगर उसे जादू के जरिए उसकी औलाद बांध देता। किसी भी वक्त इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती थी। एक बुजुर्ग ने इस जादू को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना पड़ेगा। और वह यह काम है कि घर में ब्याह कर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वो सबको एक रात अपने पास रखेगा और वो कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताया था। और ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था। वो मंत्र पढ़कर उसके शरीर को एक हिस्से में काला धागा बांधा जाता था। यह काम 7 नस्लों तक चलता था। मुझे पहले मेरे दादाजी ने, इससे पहले उसके दादाजी ने यह सब किया करते थे। लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो, तुम लोगों के बाद यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपने पत्नी पर यह काम करवाया था, इसलिए जादू का असर वहाँ तक
तक था और तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसलिए तुम लोगों का बच्चा हुआ। यह राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपनी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना कि सबको दिलों में शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने तक राज ही रहेगा। और दादाजी के कमरे के बाद अगले दिन मैंने सबको एक साथ इकट्ठा करके वो राज बता दिया और जिसके बाद दिल में जो शक थे उनके सब शक खत्म हो गई। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियां निकालकर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह 7 नस्ल पहले होने वाले एक जादू से हम सबकी जान छूट गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।